हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करूंगा आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोगों की दिवाली भी अच्छे से मनी होगी। तो चलिए हम वापस जो हमारा मेन इंटेंशन है, हमारा जो मेन उद्देश्य है पढ़ाई, हम उस पर वापस आते हैं। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हमारी एमसीक्यू की सीरीज चल रही है। साइंस का जो हमारा कोर्स है वो पूरा हो चुका है और एसएसटी का कोर्स विद इन 1 और 2 डेज में मैं कंप्लीट कर दूंगा। ये एक चैप्टर हमारा इकोनॉमिक्स का रह गया था। तो पहला चैप्टर है हमारा इकोनॉमिक्स का, चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है, हम आज इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, तो उसी के पार्ट में हम एक और आपको चैप्टर लेके आने वाले हैं जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये हमारे इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। तो आपको मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाऊंगा जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए। तो जैसा कि आप सब लोग बोर्ड पे देख सकते हैं, क्या लिखा है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर की कहानी, जो पालमपुर गांव है उसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। बेसिकली जो पालमपुर विलेज है वो है क्या। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि जो पालमपुर विलेज है, ये एक इमेजिनरी विलेज है, काल्पनिक गांव है। इसका सच्चाई से कोई रिश्ता नहीं है। एक इसको इमेजिनरी मतलब एक गांव में क्या क्या होनी चाहिए उसको लेके यहाँ पे बात बताई गई है। तो इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। पहले तो आप अपने दिमाग से ये बात निकाल लीजिए कि कोई जगह वाकई में एग्जिस्ट करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए, जैसा कि नाम से पता लग रहा है विलेज, विलेज में क्या क्या एक्टिविटीज होती है, मैंने इस मैप के द्वारा आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली जो मेन एक्टिविटीज है विलेज में वो क्या होती है, फार्मिंग एक्टिविटीज। ठीक है, फार्मिंग एक्टिविटी को 2 भागों में मैंने कैटेगराइज करा है आप लोगों के लिए। पहला एग्रीकल्चर, दूसरा लाइव स्टॉक। एग्रीकल्चर आप लोग समझते ही होंगे, खेती फील्ड से रिलेटेड जो है, और लाइव स्टॉक जो कैटल फार्मिंग ये सब करते हैं बेसिकली। दूसरे नंबर पे आती है हमारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, वैसे आप लोग अपने माइंड में एक बात हमेशा याद रखिए कि जो वो फार्मिंग एक्टिविटी है वो मेन ऑक्यूपेशन होती है विलेज की। आप लोगों को ये बात अच्छे से पता होगा। और जो बची कुछ एक्टिविटीज़ है उसको हम नॉन फार्मिंग कैटेगराइज कर देते हैं। अब वो एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, देखिए, कंप्यूटर सेंटर सबसे पहले आते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में। दूसरे डेयरी, तीसरा शॉपकीपिंग, फोर्थ वन इज ट्रांसपोर्ट सर्विस, एंड द फिफ्थ इज स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सब जो विलेज में जो एक्टिविटीज़ है उसके बारे में दिखाया गया होगा। और यार मैंने ये डब्बे इसीलिए बना दिए ताकि आपको किसी प्रकार कन्फ्यूजन ना लगे। सोम पापड़ी के डब्बे तो आप लोगों ने बहुत देख लिया। थोड़ी सी इन डब्बों पे भी ध्यान दे दीजिए जो आपके लिए बहुत वाकई में हेल्पफुल होंगे। तो चलिए हम अब एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम अपनी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम अपने जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है उसकी शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या कहता है, बीघा एंड गुंथा आर। 2 टर्म दिए हैं हमें, वो टर्म है बीघा और गुंथा। वो क्या चीज़ है, मतलब वो किस लिए यूज होते हैं, बेसिकली क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है द टाइप ऑफ विलेज, गांव के प्रकार। द टाइप ऑफ फार्मिंग, खेती के प्रकार। द मेजरिंग यूनिट ऑफ लैंड एरिया ऑफ विलेज, किसी भी जो पर्टिकुलर विलेज है, कोई पर्टिकुलर विलेज है उसकी उस जमीन नापने का मेजरमेंट। ठीक है, या फिर डी, नन ऑफ दीज। तो मैं आप लोगों को सीधा बीघा देख के आप लोग पहचान गए कि बीघा ये सब क्या है, जमीन नापने के टर्म, जमीन नापने के टाइम हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हम नाउ वी विल प्रोसीड टू द आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द सेकंड क्वेश्चन सेज दैट फाइनेंस रेज टू ऑपरेट अ बिजनेस कॉल्ड। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए जो फाइनेंस लगती है, जो सपोर्ट लगता है, फाइनेंस लगती है, उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा लेबर, लेबर कहते हैं। इंटरप्राइज, इंटरप्राइज। सी जो है हमारा लैंड, या डी है कैपिटल। तो देखिए साहब को है हमारे आंसर में, क्वेश्चन में आंसर छिपा है फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंस सीधा सीधा किसके रिलेशन, कैपिटल से इसका संबंध है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा कैपिटल क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वी शुड टिक ऑन कैपिटल, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम। मिनिमम वेज फॉर अ फार्म लेबर सेट बाय अ गवर्नमेंट इज। ठीक है, इसमें लिखा है कोई फार्म लेबर है, मान लीजिए किसी खेत में काम करता है या किसी एग्रीकल्चर एरिया में काम करता है, उसके लिए जो मिनिमम वेज है, जो दिहाड़ी है, प्रतिदिन की औसतन दिहाड़ी है, वो कितनी सेट की गई है सरकार द्वारा। 80 रुपये,
100 रुपये, 110 रुपये या 115 रुपये। कितना अच्छा साइन लग रहा है ना ये रुपये का। हम सब चाहते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी में जितना हो आए, भर भर के आए, कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। खैर हम इसका ऑप्शन नंबर डी 115 रुपये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है उसका ऑप्शन नंबर डी 115 रुपये मिनिमम वेज जो कि गवर्नमेंट द्वारा सेट की गई है, किसके लिए, फॉर दी फार्म लेबर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। जब तक आप इसको एक बार गो थ्रू हो जाइए। चलिए अब हम जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का कहता है, देखिए, द ग्रीन रिवोल्यूशन इंट्रोड्यूस द फार्मर्स टू। एक टर्म आई है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। ग्रीन रिवोल्यूशन, जिसे हिंदी में हम हरित क्रांति के नाम से भी जानते हैं। हुआ क्या, भारत में फूड की शॉर्टेज पड़ गई, ठीक है। फूड की शॉर्टेज पड़ गई तो जो हमारे उस टाइम के प्रधानमंत्री थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने देश से ये आग्रह किया कि हमें हफ्ते में कम से कम एक दिन व्रत रखना चाहिए, ठीक है। और हमने दूसरे, क्योंकि हुआ क्या था, क्योंकि हमारे देश में 1962 में भारत और चाइना का एक बहुत भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें हम अनफॉर्चुनेटली हार गए थे। और नेचुरल डिजास्टर्स भी हुए, जैसे बहुत जगह सूखा पड़ा, जैसे जो हमारे फार्मिंग है, जो एग्रीकल्चर है ना, वो बिल्कुल पूरी तरह तहस नहस हो गई। और हमारे सामने, देश के सामने कंट्री है उस टाइम पे, एक मेजर फूड शॉर्टेज आ गई। तो जो मेन क्रॉप था, बेसिकली होता क्या है खाने में, वे चावल और रोटी, बेसिकली इंसानी खाने में ही होता है, सब्जी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, इन सब जो मेन जो स्टेपल क्रॉप्स है उनकी कमी पड़ गई, जिसकी वजह से हमें अमेरिका जैसे देश के सामने हाथ फैलाने पड़े अनाज के लिए। उसके बाद हुआ क्या, हमने नई दूसरे देश से नई टेक्नोलॉजी सीख के आए हम लोग, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। ये कब की बात है, लेट 1960s की। आप 1965 1966 जो 1960 का आखिरी का जो साल है, लेट 1960s, उसकी बात है। ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में आया, हरित क्रांति। इसमें हुआ क्या, हमने खेती के लिए नए नए तरीके अपनाए, मॉडर्न मशीन्स, HYV सीड्स। अब HYV सीड्स होते हैं हाई एंड वैरायटी सीड्स, और फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, जो मॉडर्न फार्मिंग के मेथड है हमने वो अपनाए, जिसकी वजह से हमारा जो देश है, जो कि एक बहुत ही फार्मिंग के क्षेत्र में अग्रणी देश माना जाता है, उसने फिर से अपना खोया हुआ स्थान प्राप्त कर लिया। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन, हम हरित क्रांति उसी को कहते हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल हमारा देश है जो वो उसने दोबारा से अपनी खोई हुई इज्जत पाली। और एक आप लोगों को नारा याद होगा जो हमारे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जय जवान जय किसान, वो इसी के संदर्भ में दिया था, ठीक है। तो ये तो कुछ ग्रीन रिवॉल्यूशन के पीछे का बैकग्राउंड हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन पे दोबारा आ जाते हैं। द ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस द फार्मर टू। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, हरित क्रांति है, वो फार्मरों को क्या इंट्रोड्यूस करवाया, मतलब जो मेन क्रॉप था ग्रीन रिवॉल्यूशन में, वो क्या था, किस चीज़ की ज़्यादा खेती होती थी। कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस, कल्टीवेशन ऑफ ग्रीन, ये वेज मतलब वेजिटेबल्स है, ठीक है। कल्टीवेशन फॉर मेज एंड कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन। तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा, जो हमारे मेजर क्रॉप होते हैं, जो हमारे मेजर स्टेपल फूड होते हैं, कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस। हरित क्रांति की वजह से, ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन से मिलता जुलता है ये क्वेश्चन। द न्यू वे ऑफ फार्मिंग नीड, जो नया तरीका ईजाद हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से, तो उसके बाद से क्या हुआ, फार्मिंग का तरीका बदला। तो क्वेश्चन यही पूछा कि जो फार्मिंग का नया तरीका है उसमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, जो न्यू फार्मिंग वे है, मेथड है। तो पहला है लेस लैंड, कम जमीन। ऑप्शन बी मशीनरी। ऑप्शन सी मोर कैपिटल, ज़्यादा पैसा। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी है जो ऑल ऑफ द अबव, वो हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट MCQ पे चलते हैं। तो हमने 5 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, द टोटल फार्मर कॉन्स्टिट्यूट अबाउट -% ऑफ टोटल फार्मर्स। पूछा है द, माफ लीजिए है, टोटल की जगह स्मॉल आएगा, सॉरी, यहाँ पे स्मॉल आएगा। जो स्मॉल फार्मर्स है, ठीक है, छोटे किसान है, वो टोटल फार्मर है इंडिया के, उसमें कितना % उनकी आबादी है, ठीक है। मतलब मान लीजिए टोटल पॉपुलेशन मान लीजिए 100 है, तो उसमें कितने किसान होंगे जो स्मॉल फार्मर्स होंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर है 50%, ऑप्शन नंबर बी 60, ऑप्शन नंबर सी 70, ऑप्शन नंबर डी 80। तो 80% हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। द मोस्ट अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज। अबंडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसके बिना वो काम ना चले, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन से हैं,
प्रोडक्शन के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर, लैंड, मशीनरी, ऑल ऑफ दिस। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर होगा लेबर। ठीक है, लेबर ना हो तो कोई भी प्रोडक्शन बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगी, इम्पॉसिबल होगी किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का कहता है द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लैंड इज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछा था, विलेज वाइज क्या जो यूनिट होती है जिसमें लैंड को मेजर करा जाता है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया था गुंथा और बीघा। ठीक है, मीटर्स होगा नहीं, तो उसका सीधा सीधा आप आंसर लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर ए हेक्टेयर क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जब तक आप इसको एक बार देख लीजिए। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9th है, पालमपुर रिसेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ विच स्टेट। जो पालमपुर है वो कौन से वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है, लेकिन कौन से स्टेट में। इसने हमें क्वेश्चन में ये तो बता दिया कि जो पालमपुर विलेज है वो वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है। ठीक है, परंतु किस स्टेट के, कौन से राज्य में। 4 ऑप्शन दिए, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश आप लोगों को पता होगा। ऑप्शन नंबर डी है हमारा वेस्टर्न यूपी। ठीक है, तो पालमपुर विलेज है वो कहाँ पड़ता है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। है नहीं, ये एक इमेजिनरी विलेज है। ठीक है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो। अब देखो क्वेश्चन पूछा है रेनी सीजन, बरसात के मौसम में जो पालमपुर के किसान है वो क्या उगाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वीट एंड बार्ले, ऑप्शन बी है वीट एंड राइस, ऑप्शन सी है वीट एंड बाजरा एंड ऑप्शन नंबर डी इज ज्वार एंड बाजरा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ज्वार एंड बाजरा। मतलब रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में फार्मर जो है पालमपुर के वो क्या उगाते हैं, ज्वार एंड बाजरा। अब जैसे रेनी सीजन के बाद विंटर सीजन आता है, आप लोगों को पता है अभी भी विंटर सीजन की स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी हमसे पूछा है कि पालमपुर में जो विंटर सीजन में जो फार्मर्स है वो क्या उगाते हैं पालमपुर में। 4 ऑप्शन दिए हैं, ज्वार और बाजरा तो होगा नहीं, क्योंकि ये कहाँ कब उगाते हैं, जब क्या हो, कौन सा सीजन, रेनी सीजन। ऑप्शन 2 बच गए हमारे पास, ऑप्शन ए राइस या ऑप्शन नंबर डी वीट। तो ऑप्शन नंबर डी वीट बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। चलो यार, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है, द रॉ फॉर्म ऑफ जैगरी इज। जैगरी मतलब होता है गुड़, रॉ मतलब होता है कच्चा। जो जैगरी है, गुड़ है, वो किससे मिल्क मतलब बेसिकली किस कच्चे मटेरियल से बनके तैयार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए शुगर, शुगर का तो होगा नहीं क्योंकि गुड़ से ही चीनी बनता है, तो ये तो होगा नहीं। बी हनी, शहद भी नहीं होगा। सी बी रूट, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी शुगर है हमारा, शुगर केन गन्ना, वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि शुगर से केन से पहले जैगरी बनता है, जैगरी से फिर शुगर बनता है। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। क्वेश्चन पूछ रहा है पालमपुर जो गांव है उसमें फार्मर्स है वो कम से कम 2 क्रॉप तो लगाते ही है, 2 मेन क्रॉप तो उगाते ही है। मे आर ग्रोइंग, और कौन सा क्रॉप उगाते हैं, मतलब 2 तो कंपल्सरी की उनको उगाना ही है। तो और क्वेश्चन नंबर ये पूछा है, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि और कौन सा क्रॉप लगाते होंगे, कौन सी फसल लगाते होंगे। ठीक है, पहला शुगर केन एज थर्ड क्रॉप, गन्ने को लगाते हैं वो तीसरी फसल के रूप में, या फिर राइस एज थर्ड क्रॉप, चावल को लगाते हैं। ऑप्शन सी पोटैटो को लगाते हैं वो। ऑप्शन डी ऑनियन इज थर्ड क्रॉप। तो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा पोटैटो इज थर्ड क्रॉप। तो क्या है, विलेज ऑफ पालमपुर, जो पालमपुर के फार्मर्स है उनका 2 तो मैंडेटरी है कि 2 क्रॉप उनको लगानी ही है एक सीजन में, और थर्ड क्रॉप वो किस चीज़ की लगाते हैं, पोटैटो की। ठीक है, अब हम 4th पे चलेंगे। देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को फिर से रिकमेंड करूंगा कि आप जितना हो सके उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन आ गया है। क्या क्वेश्चन है, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द लेट 1960s, 1960 के आखिर में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था उसने भारतीय किसानों को कौन सी फसल उगाने के लिए प्रेरित कर साधन दिए। 4 ऑप्शन दिए हमारे पास, वीट एंड ज्वार, वीट एंड राइस, और जी ऑप्शन नंबर सी ज्वार एंड बार्ले, ऑप्शन डी इज वीट एंड शुगर। तो उसका ऑप्शन नंबर बी वीट एंड राइस सही होगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद वीट जो हमारे पास गेहूं और चावल की फसलें हैं उनके जो प्रोडक्शन है उसमें बहुत ही ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुई, इसकी प्रोडक्शन बहुत बढ़ी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मैं वीडियो जो है शूट हो रही है 1:30-2 बज रहे हैं रात के टाइम पे, नाइट हो रही है, क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि आप लोगों को पता है फेस्टिवल का सीज़न है, बच्चे खूब क्रैकर छोड़ते हैं, तो यार बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है।
और 8-9 बजे तक भी बहुत पटाखे छोड़ते रह जाते हैं यार, अब कैसे समझाएं लोगों को। लेकिन वही बात है, जब हमें टाइम मिलता है तो हम वीडियोस बनाने लगते हैं आपके उसकी सुविधा के लिए। तो अभी 1:30 बज रहे हैं, कोई नहीं जग रहा रात में, बस मैं जग रहा हूँ और गली के कुछ भूत जग रहे हैं, इसीलिए मैंने अपनी आवाज़ धीमी रख ली कि उन्हें पता नहीं लग जाए। खैर मजाक की बात छोड़िए, हम क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा पूछ रहा है द स्टेट्स दैट वर द फर्स्ट टू ट्राई एज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स आर। बेसिकली इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि वो कौन से राज्य है जिसने पहले ग्रीन रिवोल्यूशन की वहाँ पे शुरुआत हुई, क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या था, मॉडर्न फार्मिंग, ठीक है। तो ये सवाल वही पूछ रहा है कि मॉडर्न वो कौन से राज्य है जिसने मॉडर्न फार्मिंग की शुरुआत की थी। अब हमने क्वेश्चन पे ऑप्शन पे आते हैं। जो हमारा पहला ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है। दूसरा है हरियाणा, पंजाब और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा, गुजरात एंड महाराष्ट्र। एंड ऑप्शन नंबर सी इज हरियाणा, पंजाब एंड बंगाल। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पालमपुर विलेज है, क्वेश्चन नंबर आप 3-4 क्वेश्चन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पालमपुर विलेज है वो कौन से कौन से देश के किस राज्य के कौन से हिस्से में है। तो हमारा ऑप्शन था वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। यहाँ पे भी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, और कोई तो है नहीं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, तो सीधा इस पर आप टिक लगा दीजिए। कौन कौन से राज्य थे वो जहाँ पे पहले मॉडर्न फार्मिंग की शुरुआत हुई थी, हमारे हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। और आज भी यही कारण है कि ये जो राज्य है हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये फार्मिंग के क्षेत्र में बाकी जो हमारे देश, जो हमारे राज्य हैं उनसे आगे निकल चुके हैं। तो अब हम भी आगे निकलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है व्हाट इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर की मेन एक्टिविटी क्या है। इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पालमपुर क्या है, एक गांव है, और गांव की एक मेन एक्टिविटी क्या होती है, फार्मिंग। ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, द विलेज ऑफ पालमपुर हैज अबाउट फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। विलेज है जो पालमपुर में, उसमें अलग अलग जाति के अलग अलग लोग रहते हैं। तो कुल कितना परिवार रहता है, क्वेश्चन ये पूछा है कुल कितना परिवार रहता है। ऑप्शन ए 450, ऑप्शन बी 550, ऑप्शन नंबर सी 650 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 750। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस आंसर। नाउ वी विल प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। सो till then please go through our questions। तो चलिए अब हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। क्वेश्चंस जो अब हमारे 3 क्वेश्चन बच गए सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज इज ओन बाय। जो ज़मीन है, ज़मीन की संख्या है, मतलब ज़्यादातर ज़मीन किसकी है विलेज में, पालमपुर का जो गांव है उसमें ज़्यादातर ज़मीन किसके नाम पे है। ऑप्शन नंबर ए हमारा लोअर कास्ट फैमिलीज, जो नीची जाति के परिवार है उनके पास, या फिर ऑप्शन नंबर बी अपर कास्ट फैमिलीज, जो ऊंची जाति के लोग हैं उनके पास, या ऑप्शन नंबर सी लैंडलॉर्ड जमींदार, या डी ऑल ऑफ द अबव सबके पास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अपर कास्ट फैमिलीज। मतलब ज़्यादातर ज़मीन किसके पास है, मेजॉरिटी ऑफ लैंड विलेज में अपर कास्ट फैमिलीज के पास। अब हम अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एससी यहाँ पे शेड्यूल कास्ट मान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं। जो एससी पॉपुलेशन इन द विलेज कंप्राइज ऑफ, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनकी संख्या कितनी है गांव में, विलेज पालमपुर में। हाफ, आधी, 2/3, 2/3 हिस्सा, 1/3, 1/3 हिस्सा, या डी ऑल सारा, मतलब पूरा गांव। तो इसका ऑप्शन होगा 1/3। जो 1/3 पॉपुलेशन है विलेज की, विलेज ऑफ पालमपुर की, वो किसकी है, शेड्यूल कास्ट के लोगों की, ठीक है। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए पालमपुर हैज डैश प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। जो पालमपुर गांव है उसके पास एक डैश प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है। मतलब हाई स्कूल तो बता दिया हमारे पास कितने हैं, एक, और प्राइमरी स्कूल पूछा कितने हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा 2। पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन क्या होता हुआ ख़त्म होता हुआ। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको हमारी जो क्वेश्चन की सीरीज है वो अच्छी लगी होगी। एंड इफ़ यू वांट टू गेट द PDF of this lecture, please check our description box. I will put the PDF of this lecture in my description box. Okay? तो जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी हमारे ड्रॉबैक्स हो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब बस मेरा एक और चैप्टर रह गया है, उसको मैं 1 दिन में कंप्लीट करवा के आप लोगों को सैम्पल पेपर करवा दूंगा। जब तक अपना ख्याल रखें, त्यौहार चल रहे हैं, सेफली त्यौहार मनाइए, किसी को हानि ना पहुंचाइए, और खुशहाली से लोगों में प्यार बांटिए, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करिए। पढ़ाई करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, टाटा।